जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी भारत में कोई बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट शुरू होता है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, कोई बड़ा पोर्ट हो, माइनिंग प्रोजेक्ट या हाईवे, अचानक कुछ एनजीओ एक्टिविस्ट और खास चेहरे सड़कों पर बैनर लेकर क्यों उतर आते हैं? प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र का हक है, लेकिन पेच तब फंसता है साथियों, जब इन आंदोलनों के पीछे विदेशों से आने वाला काला धन शामिल होता है। अचानक पार्लियामेंट से लेकर साथियों सोशल मीडिया तक एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्यों कुछ एनजीओ राजनीतिक दलों की रातों की नींद उड़ी हुई है? आज की इस वीडियो में एफसीआरए का पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे। इसका इतिहास क्या है, सरकार इसमें क्या कड़े बदलाव ला रही है और क्यों यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे साथियों। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनजीओ फंडिंग पर रोक लगा रही है भारत सरकार, एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, यूएस ने चिंता जताई, चाइना ऑलरेडी परेशान है। तो ये सब लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहले एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे साथियों। सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिरकार एफसीआरए होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह भारत का एक ऐसा कानून है जो यह तय करता है कि विदेशों से आने वाला पैसा, चाहे वो डॉलर में हो, यूरो में हो, पाउंड में हो, भारत में कौन ले सकता है इस पैसे को। और इस पैसे को अगर विदेशों से भारत में अगर ये पैसा आ रहा है तो ये किस काम के लिए आ रहा है। और ये जो पैसा जिस भी एनजीओ, जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी सोसाइटी के पास ये पैसा आ रहा है, वो इस पैसे को कहां खर्च करेगा? तो उसे गृह मंत्रालय के पास रजिस्टर होना पड़ता है कि भाई जो भी व्यक्ति है, जो भी एनजीओ है, जो भी सोसाइटी है जो विदेशों से पैसा मंगा रही है, तो वो गृह मंत्रालय के पास रजिस्टर कराए। गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए, भारत सरकार को पता होना चाहिए कि ये पैसा कहां से, किस देश से आ रहा है। चाइना से आ रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, और किसके पास आ रहा है और क्यों आ रहा है। और वो लोग, वो एनजीओ जो भारत में बैठे हुए हैं, वो ये पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई विदेश से पैसा आ रहा है तो आने दो ना, देश का ही तो फायदा है। बात बिल्कुल सही है। अगर पैसा किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो अच्छी बात है, साफ पानी के लिए लग रहा है तो अच्छी बात है, अस्पताल के लिए आ रहा है तो अच्छी बात है। तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना सरकार को कोई दिक्कत है कि भाई विदेशों से पैसा आ रहा है, कुछ एनजीओ ऐसे बैठे हुए हैं जो ये पैसा जो खर्च कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है साथियों, जब इस पैसे का इस्तेमाल समाज सेवा का मुखौटा पहनकर देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने, धर्म परिवर्तन कराने और राजनीति को भड़काने के लिए किया जाता है, देश के खिलाफ किया जाता है। कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश में ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे सरकार पर प्रेशर आए और इंटरनेशनल मुद्दों को वो भूलकर अपने देश में उलझी रहे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देकर समझाता हूं, सबसे आराम से, बहुत तसल्ली से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीन का उदाहरण देकर समझाता हूं, चीन का कनेक्शन को थोड़ा सा समझिएगा साथियों। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो जानता है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मान लीजिए भारत अंडमान निकोबार के पास ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में से एक बहुत बड़ा पोर्ट बना रहा है। यह पोर्ट सीधे मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखेगा। ये वही रास्ता है जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। अब होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, तो पूरी दुनिया का जो व्यापार था, जो तेल का व्यापार हो रहा था, पूरी दुनिया के लिए जो तेल सप्लाई हो रहा था, उसने ब्रेक कर दिया ना, क्योंकि वो ईरान की ताकत थी, ईरान वहां से कुछ भी कर सकता है। सेम ऐसे ही स्टेट ऑफ मलक्का पर भारत का बिल्कुल कंट्रोल है। वो भारत के बिल्कुल जैसे अंडमान निकोबार है, वहां ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हम बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वहां हम अच्छे से कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। इंडोनेशिया में समांग पोर्ट है, वहां भी हम बहुत अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। अब चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत समस्या क्या है, क्योंकि उसका 80% जो व्यापार होता है साथियों, वो मलक्का स्ट्रेट से होता है। अब जब वो मलक्का स्टेट से होगा और वहां भारत का कंट्रोल होगा, तो चीन को सबसे बड़ा डर ये है कि कोई भी युद्ध की स्थिति अगर भारत के साथ बनती है, कहीं से भी, पाकिस्तान को लेके जो पीओके वाला मैटर चल रहा है, या चीन को लेके तो चलता ही रहता है, वो अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करता है, तो भाई भारत हमारा ये जो स्टेट ऑफ मलक्का, इसको कभी भी बंद कर सकता है, ईरान की तरह, जैसे ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करा था। तो हमारा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं, ये लोग हमारे भारत में कुछ ऐसे एनजीओ, कुछ ऐसी सोसाइटीज बने हुए होते हैं जो वहां से पैसा भेजते हैं उन एनजीओ को, उन सोसाइटीज को, उस व्यक्ति को। अब वो वहां पैसा भेजेंगे तो भाई जो पैसा जिसको देगा उसका प्रभाव रहेगा उस एनजीओ के ऊपर। अब उस एनजीओ के ऊपर वो पैसा, वो बहुत अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा भेजते हैं। अब उस पैसे को बोलते हैं जो जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करो।
लेकिन अब वो जो चाहेंगे, वो लोग जो चाहेंगे वही तो वो एनजीओ करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वही करेगा। आपको आज अगर मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा तो आप वही करोगे जो मैं चाहूंगा। तुम कहोगे नहीं 10 लाख रुपए मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा मैं 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तब तो करोगे। तुम कहोगे नहीं मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तब तो करोगे। हाँ, फिर तुम करो, मजबूर हो जाओगे। तो उन एनजीओ को, उन सोसाइटीज को इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश या इस तरीके से उनका यूज किया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वहां जाकर बोलो, एक आंदोलन खड़ा करो कि ये जो जो तुम प्रोजेक्ट पे यहां पैसा खर्च कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। तुम मीडिया में जाओ, मीडिया में बोलो, सड़कों पर माहौल बनाओ, लोगों को भड़काओ, लोगों के सामने बोलो कि वहां कुछ कछुए मर जाएंगे जो तुम वहां वो पोर्ट बना रहे हो, पर्यावरण खराब हो जाएगा, कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। तो जब इस तरीके की बातें होंगी तो आप लोग भी बोलोगे सही तो बोल रहे हैं, लेकिन वो बुलवाया विदेशी ताकतों से जा रहा है। क्योंकि वो चीज अगर डेवलप हो गई तो भारत का कंट्रोल होगा, इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज्यादा चाइना पर बन जाएगा और चाइना वो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए भारत में ही क्या करेगा, विद्रोह करवाएगा, लोगों को भड़काएगा, उन एनजीओ को, और वो भारत में रजिस्टर्ड होंगे किसी न किसी तरीके से। तो फिर क्या बोला जाएगा कि देखो ये एनजीओ प्रोटेस्ट करने आए, ये लोग प्रोटेस्ट करने आए, तो भारत सरकार उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही, इनको मार मार के भगा रही, जनता भड़क जाएगी। तो यही काम होता है सरकार को गिराने का, सरकार के खिलाफ जाने का। अब ऐसे ही एक और काम देख लो आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोल माइनिंग में भी यही देखा गया है कि जब भारत को अपनी 140 करोड़ जनता के लिए बिजली चाहिए तो ग्रीन पीस जैसे एनजीओ खड़े हो जाते हैं। पता है वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट मत बनाओ। हाँ, बताओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी यूरेनियम डील हुई है, किस लिए हुई है? इसीलिए तो हुई है। लेकिन कुछ एनजीओ खड़े हो जाएंगे कि ये काम मत करो, ये देश के पर्यावरण के लिए खतरा है। अरे भाई, जब हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं तो उनको बिजली का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना सरकार को। क्या वो मोमबत्ती लेकर खड़े रहेंगे? 50 साल पीछे चले जाएं क्या? यही कारण है, इसको समझो। यही वजह है कि सरकार को जांच करनी पड़ती है कि भाई यह पैसा आपके पास किस काम के लिए आ रहा है। सरकार यही तो पूछ रही है आपसे, और आप ये भी नहीं बता सकते हो। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं साथियों, ये समझो कि एफसीआरए में यही तो अमेरिका करता है, अमेरिका भी यही फंडिंग करता है। आपको देखा ना कि बांग्लादेश की सरकार गिर गई, कि वहां श्रीलंका में सरकार गिरवा दी, कि ये नेपाल में जेएनजी विद्रोह हो गया, और वहां की सरकार, ये विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ होता है एफसीआर और एफसीआरए जो ये सरकार लेके आ रही है, ये कोई नया सरकार नहीं, ये नया नहीं आ रहा है ये कानून। ये 1969 में बात उठाई गई थी। इंदिरा गांधी 1976 में इस बिल को सबसे पहले लेके आई थी। राजीव गांधी ने इसको बहुत कड़े नियम, रूल्स, रेगुलेशन इसमें एक्ट करे थे। मनमोहन सरकार ने इसमें बहुत सारे अपडेट करे हैं। वही सेम काम तो अब ये मोदी सरकार करना चाह रही है। अब क्या क्या नियम ले रही है वो समझो, कुछ गलत नहीं है ये। भाई तुम अगर सही हो तो वो जो नियम सरकार बना रही है उसमें दिक्कत क्या आ रही है? भाई सबसे पहले उन्होंने बोला असिस्ट की कस्टडी। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। भाई इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, एनजीओ ने विदेशों से करोड़ों रुपए लिए, जमीनें खरीदी, बहुत सारे दफ्तर बनाए, उल्टे सीधे प्रोटेस्ट करवाए, सरकार में आने की कोशिश करी, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करी, पैसा खर्च कर देते हैं, और जब लाइसेंस रद्द होता है इनका तो ये एनजीओ बंद करके भाग जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। अब नए नियम के तहत अगर लाइसेंस कैंसिल और लैप्स होता है, किसी भी कारण से तुम पता लगा कि तुम गलत तरीके से कुछ काम कर रहे हो और आपका लाइसेंस रद्द होता है, तो उस विदेशी पैसे से बनी सारी प्रॉपर्टी सरकारी कस्टडी में चली जाएगी। जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं उससे उनका वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो ये सही बात है ना, इसमें गलत क्या है भाई? दूसरा पॉइंट क्या कह रही है जो इस एफसीआरए वाले ऐड किया जा रहा है कि मकसद और लोकेशन फिक्स की जाएगी। पहले रजिस्ट्रेशन लेकर कोई भी कहीं भी पैसा उड़ाता था, भाई रजिस्ट्रेशन करवा लिया एफसीआरए में जाके, और वो उस पैसे को कहीं भी उड़ा रहा है। लेकिन अब आप जिस खास काम के लिए और जिस राज्य के लिए परमिशन लेंगे, पैसा सिर्फ वहीं और उसी काम पर खर्च होगा। तो सही तो बात है। भाई तुमने बोला कि मैं ये पैसा एजुकेशन में खर्च करना चाहता हूं, फिर एजुकेशन में खर्च करो। तुमने बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए मिले चाइना से, किसी ने दिए, ठीक है, तुम्हारे पास आ गया, अच्छी बात है, तुम उस पैसे को कहां खर्च करो? तुमने बोला मैं एजुकेशन में खर्च करूंगा और मैं अपने एनजीओ के ये काम करवाऊंगा, मैं हेल्थ में खर्च करूंगा, तो वो पैसा फिर वहीं खर्च होना चाहिए। तीसरी चीज जगह मत खर्च करो, देश में भड़काऊ चीजें मत लेके आओ, देश को भड़काओ मत। तीसरा पॉइंट, धर्म परिवर्तन में पूरी रोक होगी। विदेशी पैसे का इस्तेमाल करके भारत में धर्म परिवर्तन कराने की गतिविधियों को एफसीआरए से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। आप दिल से जो धर्म अपनाना चाहें अपनाइए, लेकिन विदेशी फंडिंग से लालच देकर धर्म परिवर्तन का स्कैम अब नहीं चलेगा। ये भी सही बात है, इसमें क्या गलत है? और चौथा पॉइंट क्या, चौथा जो नियम लेके आ रही है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर लगाव। पहले विदेशों से आए पैसे का 50% हिस्सा एनजीओ के मालिक अपनी बड़ी गाड़ियां, 5 स्टार होटलों, सैलरी, फ्लाइट्स में उड़ा देते थे। इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। 50% पैसा तुम खुद अपने ऐसो आराम, अपने मजे के लिए उड़ाओगे नहीं, अब वो 20% कर दोगे। इसमें क्या खराबी है? 80% पैसा जमीनी काम पर लगाना ही पड़ेगा जो विदेशों से पैसा आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सब हवा हवाई बातें हैं?
कुछ असली ऑन रिकॉर्ड उदाहरण देखिए साथियों, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। सबसे पहले आप ग्रीन पीस इंडिया, एक एनजीओ है ग्रीन पीस इंडिया, इसको समझना अच्छे से, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सरकार का आरोप क्या है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कोल माइनिंग और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए खिलाफ किया गया। एनर्जी सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है? सरकार ने आरोप लगाया है कि विदेशी फंड्स का इस्तेमाल भारत के कोल माइनिंग और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को ठप करने के लिए किया गया है। समझ रहे हो आप? दूसरा है आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमर्शियल एंटिटीज के जरिए एफसीआरए नियमों का उल्लंघन। 2020 में बैंक खाते सीज किए गए थे। 2020 में इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए क्योंकि इन्होंने कॉमर्शियल रूट से विदेशी पैसा मांगकर नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। और तीसरा सबसे एक और इंपॉर्टेंट है लॉयर्स कलेक्टिव, जो आपकी होम मिनिस्ट्री है, एमएचए द्वारा एफसीआरए लाइसेंस रद्द, विदेशी चंदे का नियमों के खिलाफ इस्तेमाल, लीगल इंटरफेरेंस। वरिष्ठ वकीलों इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के इस एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया क्योंकि फंड्स का गलत इस्तेमाल पाया गया। साथियों, भारत में आज 16,000 से ज्यादा एक्टिव एनजीओ हैं जिनके पास एक साल में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड आया है। 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड आया है। इतने बड़े विशाल फंड पर नजर रखना देश के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग आज यह रोना रोते हैं कि यह सरकार तानाशाही कर रही है, एनजीओ को दबा रही है, उन्हें जरा इतिहास का पन्ना पलट कर देखना चाहिए। यह कोई रातों रात बनाया नया कानून नहीं है। 1976 इमरजेंसी के समय एफसीआरए पहली बार इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। आप ये देख सकते हो, पहली बार कानून बना था इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में। और 1984 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया, ऑडिट पावर जोड़ी गई थी। फिर 2010 की बात करूं तो हर 5 साल में रिन्यूअल अनिवार्य, ये 2010 में किया गया था। फिर 2020 में मोदी सरकार ने इस पर काम करना स्टार्ट करा। इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये जो लाया गया था 1976 में, क्यों लाया गया था? ताकि भारतीय राजनीति में विदेशी ताकतों की दखलंदाजी रोकी जा सके। 1984 का जो संशोधन हुआ था इसी में, इसमें पहला बड़ा बदलाव राजीव गांधी जी के समय हुआ था, जिसमें होम मिनिस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। और 2010 जब मनमोहन सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, नया एफसीआरए 2010 लाया गया, जिसमें हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराने के नियम जुड़े थे। ये कोई नई चीज थोड़ी ना, ये तो पहले से चल रहा है। तो इतना बवाल इस समय क्यों काटा जा रहा है? 2020 और हालिया रिफॉर्म्स, मोदी सरकार ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आधार कार्ड और दिल्ली के एसबीआई मेन ब्रांच में एक सिंगल अकाउंट का कड़ा नियम बनाया और संपत्ति जब्त करने के अधिकार जोड़े हैं। ये इन्होंने बोला है। कहने का मतलब यह है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, 1976 से लेकर आज तक हर दौर में महसूस किया गया है कि विदेशों से आने वाले पैसे पर कड़ी निगरानी नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी है। अब आइए उस पहलू पर बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मजेदार है। जब भी भारत एफसीआरए के नियमों को कड़ा करता है तो अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। वहां की मीडिया छापने लगती है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पश्चिमी देश अपने घर में विदेशी पैसे को लेकर कितने कड़े कानून रखते हैं? और मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में एफसीआरए एक्ट, जो फॉरेन एजेंट, एफसीआरए का मतलब सॉरी एफएआरए, अमेरिका में जो ये नियम है वो चल रहा है एफएआरए, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी सरकार या एनजीओ के कहने पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। नियम तोड़े तो सीधे जेल होती है। ये इनका है, अमेरिका वालों का। अगर यूके की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023। ऑस्ट्रेलिया 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने फॉरेन इन्फ्लुएंस स्कीम बनाकर विदेशी दखलंदाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अगर आप यही बात करोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया की मैंने तुम्हें बताई, अगर आप यहाँ यूके की बात करोगे, यूके और कनाडा की अगर मैं बात करूं साथियों, यूके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023, यूके के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और कनाडा के फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी एक्ट भी इसी बात पर केंद्रित हैं, ताकि उनके देश के फैसले सिर्फ उनकी जनता करे, विदेशी एजेंट नहीं। यानी अमेरिका या ब्रिटेन अपने देश में कड़े कानून बनाए तो वो सुरक्षा, और भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वही काम करे तो फिर उनको दिक्कत है। ये दोहराव रवैया, डबल स्टैंडर्ड या
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है, आप लोग खुद बताइए। दोस्तों 21वीं सदी में युद्ध केवल सीमाओं पर बंदूक से नहीं लड़े जाते, इसे कहते हैं वॉर बाई अदर मीन्स, यानी माइंड स्पेस का युद्ध। होता क्या है, विदेशी एजेंसियों या विरोधी देश सीधे तौर पर किसी को पैसा नहीं देते, वो इतने बेवकूफ नहीं है। पैसा पहले किसी तीसरे देश या खाड़ी देश से घूमकर भारत से एक दानवीर एनजीओ के पास आता है। एनजीओ से वो पैसा भारत रुपए में कन्वर्ट होता है। फिर यही पैसा कुछ खास प्रोफेसर, एक्टिविस्ट, बॉलीवुड के चेहरों या और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक पहुंचता है। और फिर खादी का कुर्ता पहनकर मासूमियत का मखोटा लगाए ये लोग आपके और हमारे दिमाग में यह बात भरते हैं कि देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सब गलत है। समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ी कहानी होती है। पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर चीन की फंडिंग तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां भारत के जनमत को भड़काने के लिए विदेशी करेंसी का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए एफसीआरए पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी हो गया था। सीधे और साफ बात है, अगर आप कोई सच्चा एनजीओ चला रहे हैं, आपका मकसद गरीब बच्चों को पढ़ाना है, भूखों को खाना खिलाना है या अस्पताल में मदद करना है, तो सरकार को अपने अकाउंट बुक्स दिखाने में क्या डर है, दिखा दो उनको जाके। अगर कोई चोरी नहीं की तो किसी की जांच से गला क्यों सूख रहा है? भाई आपने कोई चोरी नहीं की तो आप जांच करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। बैंक अकाउंट्स खोलिए, कागजात दिखाइए और ईमानदारी से काम कीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? सरकार यही तो बोल रही है, ईमानदारी से काम करिए, अपने बैंक अकाउंट्स में सरकार को दिखा दो, रजिस्ट्रेशन करवा दो गृह मंत्रालय के अंदर, तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें? सरकार और देश की जनता दोनों आपका स्वागत करेंगी। लेकिन अगर मानवाधिकार या सोशल वर्क के नाम पर भारत की अखंडता, संप्रभुता और विकास को निशाना बनाया जाएगा तो यह आज का भारत है। यहाँ कानून का डंडा चलेगा भी और हिसाब भी ले लिया जाएगा। और हमारी जनता भी बहुत ज्यादा आजकल अवेयर है, आपको जवाब बहुत अच्छे से देगी। और कमेंट बॉक्स में आप ऐसे एनजीओ को, ऐसे लोगों को जो देश विरोधी काम करते हैं, उनको जरूर दीजिएगा कि मैं इस स्टेट से बोल रहा हूं, मैं इस गांव से बोल रहा हूं, तुम्हारी ये औकात है। मैं अपने कंट्री को इस तरीके से सलाम करता हूं। जय हिंद जरूर लिखिएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, एक बार जरूर लिखना साथियों। क्या भारत सरकार का एफसीआरए को इतना सख्त बनाना सही कदम है या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस और इंस्टाग्राम के स्टेटस पर जरूर लगाएं साथियों। इस लिंक को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि सब लोगों के पास ये न्यूज पहुंचनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी सभी साथी जरूर करें। धन्यवाद साथियों।